हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज 8वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे शिक्षण कौशल से, जो सुपर टेट परीक्षा जूनियर प्राइमरी में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न आपके मिलेंगे परीक्षा में। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही सारे पार्ट को तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन की योजना लागू करने का क्या अभिप्राय था। तो इसका अभिप्राय था प्राथमिक स्कूलों में दाखिले में वृद्धि कराना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में जो है मध्याह्न भोजन योजना जो है कब शुरू हुआ था, तो 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, और प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना जो है 15 अगस्त 1995 में चलाया गया, और जिससे जो है प्राथमिक स्कूलों में दाखिलों में वृद्धि हो। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है। तो शिक्षण प्रविधियों का कौन कौन सा प्रकार होता है। प्रश्नोत्तर होता है, वर्णन होता है, कहानी कथन विधि होता है। तो ये सभी जो है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो बाल विकास में जो है गुणात्मक परिवर्तन में क्या होता है, वजन होता है कि दृष्टि बढ़ता है, बाल होता है, दांत होता है। तो वजन, ठीक है, वजन भार जो है गुणात्मक परिवर्तन में देखने को मिलता है। ठीक है, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक बालक के जो है वजन भार में जो है गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ठीक है ना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाना है। 85 नंबर प्रश्न है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो उसकी प्रतिक्रिया होना चाहिए, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न को जो है सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो व्यर्थ और चिंता के पहलू हैं। तो ये किसने कहा था। तो राल्फ टायलर ने कहा था। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राल्फ टायलर, इनका पूरा नाम था राल्फ डब्ल्यू टायलर। ठीक है, एक अमेरिकी शिक्षाविद थे और इन्होंने आकलन एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। और इन्होंने कहा था कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था निम्न में से किसके सुधार के लिए। तो किसके सुधार के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये उच्च शिक्षा सुधार के लिए। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया था और इसके द्वारा जो है प्राथमिक विद्यालयों में सहायक सामग्री को उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, सॉरी ये उच्च नहीं होगा, प्राथमिक। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन कार्यक्रम जो है प्राथमिक विद्यालय के लिए जो है ये शुरू किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, सतत व्यापक मूल्यांकन दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है सतत व्यापक मूल्यांकन। तो दोनों शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्र को। ठीक है, ये शैक्षिक गतिविधि और सह-शैक्षिक गतिविधि दोनों को जो है सतत व्यापक मूल्यांकन दर्शाता है। और यहाँ पे व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ हो जाता है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें जो है विकास के सभी पक्ष शामिल हों। ठीक है, तो और सतत मूल्यांकन जो है शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र को दर्शाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो किसके द्वारा। तो विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। ठीक है, एक अध्यापिका जो है समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चे को आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली प्रतिक्रिया के लिए जो है विद्यालयी व्यवस्था एवं स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करे जिसमें जो है पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं।
ठीक है, तथा उसमें जो है सुधार करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार मतलब मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता और प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, यह भिन्नता चाहे योग्यता की हो, क्षमता की हो, रुचि की हो, अभिवृत्ति की हो, मानसिक की हो, मनोवैज्ञानिक की हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई, अपंगता जैसी व्यवहारिक हो, इन सब भी विभिन्नताओं को संसाधन समझना चाहिए तथा उनको विकसित होने के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और इसके लिए जो है विद्यालयों को इन विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। तो उत्तम प्रविधि कौन सी है? तो खेल गतिविधि जो प्रविधि होती है ये शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का अर्थ होता है बच्चे का संपूर्ण विकास। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाल विकास का तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से होता है और बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में जो है सहायता करे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या था? तो बिन बोझ की शिक्षा। ठीक है, बिन बोझ के शिक्षा यशपाल समिति रिपोर्ट जो 1993 में आई थी उसका नाम था। ठीक है, 1993 में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी जिसे यशपाल कमेटी कहते हैं और इस रिपोर्ट में जो है बिना बोझ के शिक्षा इस कमेटी का नाम बिना बोझ के शिक्षा नाम दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है। तो क्रियापरक आधारित शिक्षण कौन सी है? तो प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, ये सभी जो है क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रियापरक आधारित शिक्षण विधियाँ होती हैं, ये तीनों होती हैं। ठीक है, और प्राथमिक स्तर के बालकों को शिक्षण अधिगम क्रिया आधारित गतिविधि द्वारा कराना उपयुक्त होता है। ठीक है, मतलब करके सीखना या खेल के द्वारा सीखना, तो ये सभी जो है किससे आ जाती हैं? क्रियापरक के रूप में आ जाती हैं, मतलब करके सीखने पर आधारित हो जाती हैं। ठीक, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल महोदय है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल के द्वारा जो है खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, जिला शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान DIET किसकी सिफारिश के अनुपालन में जो है स्थापित किए गए थे? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जो है जिला शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है? किस प्रकार का मूल्यांकन जो है पठन की कमियों को पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है नैदानिक। ठीक है, निदानात्मक या तो कहा जाए या तो नैदानिक कहा जाए। तो नैदानिक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने से ज़्यादा जो है किसी एक या अनेक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है और निदानात्मक जो है परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ये शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। ठीक है, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर जो है ये निर्भर करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ठीक है, आप यही कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए आवश्यक है कि भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है भिन्न शिक्षण विधि एवं तकनीकी कौशल का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
90 नंबर क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद जो है छात्र के प्रदर्शन को माप करने की प्रक्रिया के रूप में जो है योगात्मक मूल्यांकन को परिभाषित किया गया है। योगात्मक मूल्यांकन सीखने का आकलन है तथा एक विशेष समय पर जो है शिक्षार्थियों के विकास का संक्षिप्तीकरण है, जो कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देशन करने को जो है ये दर्शाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।